ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ सब सेक्टर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में काम आती हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए हमें लगता है कि ये सब बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है और उसके द्वारा ही हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट का एक काम होता है। अब कैपिटल इंफॉर्मेशन में हम और क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एराइजेस हो रही है फ्रॉम द फैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इन एसेंशियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। भारत की जितनी भी इकोनॉमी है वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर अगर अच्छी होगी तो इकोनॉमी भारत की बढ़ेगी और बहुत सारा जैसे कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। सोर्स ऑफ इनकम इन द सेंस अगर ग्रो अच्छा कर रही है तो बाहर पैसा जाएगा, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारी फैक्ट्रीज डेवलप होंगी, इस तरह से बहुत सारा काम बढ़ता जाएगा। मार्केट सरप्लस will have to be increased in fees to feed ever growing urban population to provide raw material to industries। बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज में जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो सोर्स ऑफ द इनकम बढ़ेगी। और वो पैसा जब रोटेट होता है किसी मार्केट में, किसी सिटी में या किसी स्टेट में, तो वहाँ की इनकम बढ़ती है और प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। देयर इज ए लिमिटेड टू कैपिटल of employment to industries in the short period. Therefore, increased employment will found to be found not in new industries, but in agriculture or rural industries. This will be necessities improve in agriculture. In other words, general economic development will require rapid agriculture development either to procedure to go hand इन हैंड विद इट। इस तरह से जितनी भी जनरल रिक्वायरमेंट होती हैं, डेवलपमेंट होती हैं, वो सब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा ही होती हैं और वो हैंड टू हैंड इधर उधर काम करने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इसका। इस तरह से अब हम जानेंगे कि कैपिटल इंफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। कैपिटल जो है, जो पूंजी है, जो लागत है एग्रीकल्चर में कैसे फॉर्मेशन करती है, कैसे काम करती है। पानी दे देना। अमंग द मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो इसको बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हैं। लैक ऑफ कैपिटल इंफॉर्मेशन ऑफ कंसाइडर टू द मेजर इम्पोर्टेंट। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैसा ना होने की वजह से ही होती हैं फार्मर्स को। अगर उनके पास प्रॉपर मनी होगी तो वो अच्छे सीड लेंगे, अच्छी फसल ग्रो करेगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो वो मार्केट तक जा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के चलना पड़ता है। जैसे गांव से अगर सिटी में जा रहे हैं अपना सामान लेके, अपना ग्रेन्स लेके, तो रोड्स अच्छी होनी चाहिए, लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। Thus, the capital formation includes only the real physical assets and not financially assets, but at shares, bonds, करेंसी नोट्स एंड बैंक डिपॉजिट। और इसके अलावा जो है, हम अगर कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर में अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से, तो बहुत सी चीज़ें और भी हैं, जैसे शेयर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, करेंसी नोट्स हो गए या बैंक डिपॉजिट हो गए। इस तरह से भी कैपिटल फॉर्मेशन को हम लेके चल सकते हैं। It is only the increase of real capital which increases the productivity potential of the society। ये जो है सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी का भी काम करती है। प्रोसेस ऑफ फिजिकल कैपिटल accumulation is the function of different types of variables।
अब कितने वेरिएबल्स से हम काम कर सकते हैं? एक तो डोमेस्टिक सेविंग कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स. This is the resources would have been used for consumption or release for investment. अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास एक डोमेस्टिक सेविंग होनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्या होना चाहिए हमारे पास? क्रिएशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द मोबाइलाइजेशन एंड सेविंग्स द कम्युनिटी. अगर हमारे पास मोबाइल से जुड़े होकर कोई भी काम हम कर सकते हैं, या हमारे पास सेविंग है, या हम कोई भी बैंक का काम है, तो इस तरह से हम अपना और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं जो फार्मर्स होते हैं. इसके अलावा थर्ड जो होती है वो क्या है? सेविंग इनटू द चैनल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट. अगर हम जो अपना जितनी भी सेविंग है सब चीज़ों को हम अपना इन्वेस्ट कर दें अपनी प्रोडक्टिविटी में, तो भी हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अच्छा काम किया जा सकता है. ये तो हो गई इसके बारे में इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आता है अब आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन, एवरीबडी नोज जीडीपी. सबको पता होगा ये, अब तक आप लोगों ने जान लिया होगा, सुन लिया होगा, शुरू से ही जानते हैं जो इकोनॉमिक स्टूडेंट होते हैं. जीडीपी, तो जीडीपी निकाली जाती है एवरी ईयर कि हमारे इंडिया की कितनी जीडीपी है. अगर हम अपनी सरल भाषा में बात करें तो जीडीपी जो होती है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो सब सकल घरेलू उत्पाद में आएंगे, जो हमारे घर में तैयार हो रहे हैं या इंडिया में तैयार हो रहे हैं, जिसका उपयोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया जाता है. अब हम यहाँ जो भी बन रहा है वो हमारी कितना बाहर जा रहा है, कितना इंडिया में यूज हो रहा है, या इंडिया में कितना वो सर्कुलेट हो रहा है, उसकी डिमांड कितनी है, कहाँ पे कितनी खपत है, इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं वो अंदर नापी जाती है और कितनी हम बाहर भेज रहे हैं. तो कहने का मतलब ये कि इन्वेस्ट तो यही हो सॉरी तैयार तो यही हो रहा है, फिर उसके बाद फिर तय किया जाता है कि यहाँ कितनी ज़रूरत है और बाहर कितनी ज़रूरत है. किसी भी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या है, तो इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल यानी कि जीडीपी, जिसके बेसिस पे हम अपने देश के कुल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम निकाल सकते हैं. जितना भी हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे हम निकाल लेते हैं कि कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितना हमारे देश को प्रॉफिट हुआ. यूनाइटेड नेशन जो है उसने अपना अब जो सर्कुलेट निकाला है वो 6.7 से घटाकर हमारे देश का 4.6 निकाला है कि एट प्रेजेंट इंडिया का जो जीडीपी है वो 6.7 से घटकर 4.6 हो गया है. ये करंट है 2022 का है जो जीडीपी अब निकल के आया है. तो जीडीपी जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका पता करता है. Public sector developed more especially in the capital goods sector information during the first 4 decades of planning. जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो डेवलप इस चीज़ में करते हैं बहुत स्पेशली कि कैपिटल गुड्स क्या है, इनको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे इनका फर्स्ट ऑर्डर हम प्लानिंग के थ्रू बना सकते हैं. तो इस तरह से सारा इस पे काम होता है और इस तरह से इस पे सारा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, तब जीडीपी निकल के आता है कि किस तरह से इसका जीडीपी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज कैपिटल इंफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट इन एग्रीकल्चर ग्रोथ. अब अगर कैपिटल इंफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर में, अगर किसी को अच्छी तरीके से कैपिटल की जानकारी है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एग्रीकल्चर ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा. इसका प्रभाव ये आएगा, इससे ये हमें मालूम चलेगा, जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज़ बीन सेंट्रल थीम ऑफ आवर डेवलपमेंट प्लानिंग. हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही चलती है. इट इज़ वेरी क्रिस्टल केयर फॉर प्रॉपर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइजेस रिक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये पता किया जा सकता है इसका ग्रोथ क्या है, ये किस तरह से डेवलप किया जाता है, ये किस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है. तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको जान सकते हैं. किस किस चीज़ों में हम जान सकते हैं? सबसे पहले हम इरिगेशन में जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है इरिगेशन का.
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का क्या है, रिसर्च सेक्टर्स में क्या इसका यूज़ है, एक्सटेंशन में इसका क्या यूज़ है, या ये किस तरह से वहाँ हेल्प आउट करते हैं इम्प्रेसिव ग्रोथ करने के लिए। एग्रीकल्चर लीडिंग टू सेल्फ एफिशिएंसी इन द फूड प्रोडक्शन। अगर आप कोई भी फूड प्रोटेक्शन के उसमें काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर लीडिंग में ये एक अपना एक तरीके से इसका पता किया जा सकता है। Development of the basic infrastructure faculty requires the sustained and continuous investment. अगर कोई भी तरीके से आप इसको इसकी ज़रूरत को पता कर रहे हैं या इसका इन्वेस्टमेंट पता कर रहे हैं तो ये भी एक उगाने या पता करने का एक तरीका होता है जिससे इसको पता किया जा सकता है। सोर्स ऑफ द कैपिटल इंफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर आर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। प्राइवेट लोग बहुत से ऐसे खेतों में अनाज लेते हैं और अपना काम करते हैं, और पब्लिकली भी वैसे हर पब्लिक यूज़ करती है एग्रीकल्चर की चीज़ें। तो दोनों ही सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और इससे ही सारा मनी या सारा कैपिटल रोटेट होता है इंडिया में। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखा जाए तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है हमारी वो ये हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज सेड टू बी बैकबोन अवर नेशनल इकोनॉमी। हमारी जो नेशनल इकोनॉमी की बैकबोन है वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़ी हुई है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा जिसे कहते हैं सब कुछ पूरे देश का सारा प्रॉपर डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में हम काम कर सकते हैं और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आता है एग्रीकल्चर प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग एक्यूरेट हो, किसानों को सही तरीके से उनका पैसा मिले, जितनी उनकी कॉस्ट लग रही है, जितना उनका काम हो रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्योंकि अगर पैसा प्रॉपर नहीं मिलता है तो भी बहुत बड़ी एक बिग प्रॉब्लम आती है। प्राइसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फार्मर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस तरह से प्राइजेस जो हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर की एक प्राइस पॉलिसी भी होती है जिससे उसका पता करते हैं कि इसका किस तरह से प्राइस रख रही है गवर्नमेंट, या किसान जो है वो किस तरह से प्राइस के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से एक इसका प्राइस पॉलिसी बना के तय किया जाता है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इज ए हाईली सेंसिटिव इशू। It is expected to provide an incentive to the farmer which helps him to adopt highly capital intensive modern technology and improved method of the production practices। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो फार्मर्स हैं उन्हें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए या उन्हें कोई भी मॉडर्न तरीके से काम करना है या इम्प्रूव करना है अपने मेथड प्रोडक्शन के प्रैक्टिस के, तो उन्हें पॉलिसी प्राइस की बनानी पड़ेगी। प्राइस पॉलिसी इन द सेंस जितनी भी कॉस्ट इसमें इन्वेस्ट हो रही है, जितना भी वो काम कर रहे हैं, तो उनको उसका रिटर्न मिलना चाहिए विथ प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि लॉस हो जाए, उन्होंने इन्वेस्ट तो बहुत सारा कर दिया और फिर उन्हें बाद में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है फार्मर्स की लाइफ में। Price policy is a very broad term, involves not only procedure and consumer price policies but also marketing policies। मार्केट पॉलिसी जो होती है इसका भी एक मेन रोल होता है कि मार्केट में क्या पॉलिसीज चल रही हैं, किस तरह से मार्केट प्राइस चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको भी पीछे क्लास में बताया था कि अब तो ई कॉमर्स एक करके किसानों के लिए बन गया है जिसमें वो सारी मंडियों से कनेक्ट हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया की, कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, या वो किस तरीके से अपना जो ग्रेन है या जो भी उनके पास अपना अनाज है, राइस है, पल्सेस हैं, वो अपना बेच सकते हैं। कैसे भी पता हो जाता है उसमें, और फिर मोबाइल या बैंकिंग के थ्रू या कैसे भी करके वो अपना इसमें प्राइस पॉलिसी का पता कर लेते हैं और उसमें अपना बेच देते हैं। इसलिए ये सब उनके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन मैकेनिज्म। अगर प्राइस पॉलिसी के बारे में पता करना है तो उसका एक फॉर्मुलेशन होना चाहिए, उसका एक तरीका भी पता होना चाहिए।
India was the first country in Asia to involve institutional arrangement for handling agriculture price policy matters, and the government of India established एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन इन 1965। हमारे इंडिया में 1965 में ये कमीशन बना दिया गया था। तब से हमारे यहाँ ये प्राइस पॉलिसी पे काम होना शुरू हो गया कि कैसे इसकी नीति बना के कैसे इसका एक मूल्य निर्धारण किया जाएगा और उस पर ये काम होगा और उस पर ही ये ऐसे ही सिस्टम चलेगा। Commission advised the issue prices of fertilizers, pesticides, goods quality seeds and such other inputs as the government may specify from time to time. बहुत सारी फर्टिलाइजर्स हो गए जैसे खाद वगैरह टाइप होगी, पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक दवाइयाँ हो गई, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी के सीड्स हो गए जो अच्छे फल दें, अच्छे सब्जियाँ ग्रो करें। तो इस तरह और भी जो इनपुट्स होते हैं, जो इनके टेक्नोलॉजी के चीज़ें होती हैं, वो सब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन्हें प्रोवाइड कराती रहती है। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सपोर्ट प्राइस। अब हमारा जो उसका जो सपोर्ट करने के लिए जो एक प्राइस जो तय किया जाता है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। फार्मिंग इज ए बिजनेस एंड एग्रीकल्चर हैज़ टू बी मॉडर्नाइज्ड लाइक एन अदर इंडस्ट्री। अगर फार्मिंग एक हम बिजनेस के रूप में लें तो इसके लिए भी हमें एक अपनी इंडस्ट्री खोलनी पड़ती है, फिर एक उसको मॉडर्नाइज तरीके से काम करना पड़ता है। सपोज गेहूँ तो आसानी से उग जाता है खेतों में, पर उसको फिर हम रेक्टिफाई करके मैदा, सूजी या कुछ भी किसी भी चीज़ में हम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक हाई मॉडर्नाइज एक इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, या बिस्किट बनाने की एक फैक्ट्री भी खोल रहे हैं तो कुछ उसमें टेक्नोलॉजी तो लानी पड़ेगी, कुछ तो उसमें ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेंगी जिससे ये सब बने, ऐसे तो नहीं बनता है। तो इस तरह से एक डिटरमाइन किया जाता है और इस पे काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इसी में ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने डिटरमाइन किया, तो उसमें अब हम और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ हायर्ड ह्यूमन लेबर। हायर्ड ह्यूमन लेबर मतलब अगर कोई किसान काम कर रहा है अपने खेतों में तो वो एक हायर करेगा एक ह्यूमन को, लेबर को, एक उसकी वैल्यू निकलेगी। फिर वैल्यू ऑफ हायर्ड एनिमल लेबर, कोई पशु भी रखता है हायर करके तो वो भी एक लेबर के रूप में ही काम कर रहा है तो उसकी भी वैल्यू निकालेगा। फिर वैल्यू ऑफ ओन्ड एनिमल लेबर, अगर कोई एनिमल खुद का खरीदा हुआ है, अपना है, तो उसकी भी वैल्यू निकालेगा। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या डिफरेंस है, अगर वो रेंट पे ले रहा है, हायर कर रहा है किसी को, तो भी वो दूसरे को पैसा देगा। किसी का बैल ले रहा है या कोई पशु ले रहा है, कोई एनिमल ले रहा है तो उसको पैसा दूसरे को देना पड़ेगा। और अपना ले रहा है, अपना मतलब अपना ही एनिमल यूज़ कर रहा है तो अपना इन द सेंस उसने मार्केट से खरीदा तो उसकी भी तो कॉस्ट उसमें जुड़ेगी खेती में, खेती के कामों में, कि हमने इस एनिमल को 25,000 रुपये में खरीदा है और उसके जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम इसका भी तो निकालेंगे कि हमने इसमें जो इन्वेस्ट किया, तो ये ओन एनिमल लेबर हो गया। फिर वैल्यू ऑफ ओन मशीनरी लेबर, अगर कोई मशीन ले रहा है या ट्रैक्टर ले रहा है तो उसका भी वो अपना प्लस करता जाएगा, उसके भी पैसे जोड़ता जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ अगर वो हायर कर रहे हैं मशीनरी लेबर, चार्जेस उसके जोड़े जाएंगे। यहाँ पे हर चीज़ के जोड़े जा रहे हैं, जैसे आपका अपना एनिमल है या किराए का है किसी से लेके, या आपकी अपनी मशीन है या बाहर की है, या आपका अपना बस एक लेबर ही है जो ह्यूमन लेबर जो बाहर से आता है। बाकी दो दो चीज़ का डिफरेंस लेके चलना पड़ता है। वैल्यू ऑफ सीड, अब सीड अगर बाहर से लिया जा रहा है तो उसकी भी फॉर्म ग्रो एंड परचेज, कि हमने कितने में लिया, फिर बाद में उसको भी वो एक बजट के तौर पे बनाएगा और उसकी वैल्यू लिख लेगा। उसके बाद इरिगेशन चार्जेस, जो सिंचाई के चार्जेस होते हैं इरिगेशन में, जो भी ट्यूबवेल किसी का यूज़ किया या जो भी लाइट कंजप्शन है वो सब भी चार्जेस इसमें जुड़ेंगे। वैल्यू ऑफ फर्टिलाइज़र्स, क्या क्या फर्टिलाइज किया है हमने वो सब चार्जेस जुड़ेंगे। वैल्यू ऑफ
पेस्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है बाद में कीटनाशक दवाइयों के लिए, तो वो भी इसमें काउंट की जाएगी। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू और अदर टैक्सेस, हमारे जो लैंड, अगर हमने कोई लैंड को रिन्यू करा है तो उसके भी टैक्सेस इसमें जोड़े जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल होती है जिस पे काम हो रहा है, इस वक्त खेती हो रही है, उस पे इंटरेस्ट भी साथ में लेके उसकी पूंजी पे जोड़ के काम किया जाएगा। सपोज बैंक से लोन लिया है किसी किसान ने इन सब कामों को करने के लिए, बैंक से एक टोटल अमाउंट लिया है, तो उसको भी तो वो वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से सारा पैसा वापस किया जाता है और एक कॉस्ट निकाली जाती है कि हमारा क्या क्या खर्चा हुआ, यानी कि अकाउंट ऑन अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मेकिंग इट्स प्राइस सपोर्ट रिकमेंडेशन विच आर डिस्कस्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस पार्टी। प्राइस पार्टली क्या होती है? ये एक तरीके से प्राइस को फॉर्मुलेशन किया जाता है, तय किया जाता है। ये एक नया तरीका होता है जिस तरह से प्राइस को हम फॉर्मुलेट करते हैं, पता करते हैं कि हम कैसे इस तरीके से और चीज़ों को हम इन्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट प्राइस, ये कैसे निकलता है? जिससे हमने कोई चीज़ इनपुट किया, इन्वेस्ट किया और हमारा आउटपुट क्या निकल के आया, तो इस तरह से ये चीज़ पैसे पता चलती है। इंटर कमोडिटी प्राइस पार्टी, इंटर कमोडिटी क्या होता है? इंटर कम्युनिटी में आता है जो हम इसमें अलग से काम कर रहे हैं वो सब इसमें जुड़ के आ रहा है कि अब किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। और इंटरनेशनल प्राइस क्या होता है? जो बाहर जाता है हमारे यहाँ से ग्रेन्स या शुगर या जो भी राइस, तो वो जो प्राइस वापस आता है वो उसको लेकर हम पता करते हैं कि ये किस तरीके से प्राइस जो है वो वापस आया। अब आता है इनपुट कॉस्ट इंडेक्शन अप्रोच। इसमें क्या होता है? इसमें जो है फर्स्ट टाइम टू टाइम जो है ऑर्गूट करके या कैसे करके prices of agriculture के producer should be link the prices of input using the prices of crops। जो उगती हुई फसलें हैं उनके प्राइसों के इनपुट तय किए जाते हैं और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शंस होते हैं जिनके प्राइसेस में एक बहस होती है एक तरीके कि इतने रखे जाएंगे इतने रखे जाएंगे और इस तरह से उसकी एक प्राइस तय की जाती है। तो एक लेवल बनाया जाता है एफिशिएंसी का मार्केटिंग में जिसको आर्गो इनपुट एंड देयर एफिशिएंसी ऑफ इंश्योर इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्रॉप्स आर डिफरेंट होती हैं। इस तरह से ये अलग होती हैं सबसे। इस तरह से इस पे काम किया जा सकता है और इस पे हम काम कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले अपना जो है वो डोमेस्टिक तय करते हैं, उसके बाद फिर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो देखते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं जब इनकम लेवल्स का, तो डिफरेंट कंट्रीज में देखते हैं प्राइस लेवल प्रिविलेज देखते हैं, हाई इनकम देखते हैं कंट्री की, इज नॉट सस्टेनेबल इन लो इनकम कंट्री। इस तरह से ये सब एक प्राइस फॉर्मुलेशन में लेके चलते हैं। Domestic market is foreign as international price are more volatile is as compared to those in domestic market. Such as goals are such self-efficiency in like for food grains, these may be difficult. Domestic market remain protect to center extend from the international market। इस तरह से इसका जो इंटरनेशनल मार्केट है इसका हम पता करते हैं और ये एक मेन रोल करता है। अब आपका नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सपोर्ट प्राइस इन मैनेजिंग हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक मेन जो रोल करता है, सपोर्ट प्राइस करता है। अगर कोई प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको एक सपोर्ट भी तो चाहिए होता है, प्राइस का एक लिमिट भी तो तय की जाती है कि इतने लिमिट तक ही ये काम करेगा, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो उस लिमिट पे एक फेवरेबल एग्रीकल्चर प्राइस बनाया जाता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इफेक्ट हमें देता है कि हमें इस तरह से भी काम आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह से भी हमें अगर
रुकना पड़ा तो यहाँ पे भी हम अपना काम रोक सकते हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ पे डिपेंड करता है और उस पर ही जाके वो रुकता है कि हमारी ग्रोथ कैसी है। इट ऑल्सो वर्क ऑन incentive to the farmers for long-term investment in agriculture sector. Increased use of modern inputs increase productivity of other resources, also thereby higher input and growth and lower cost per unit of output. अगर हम अच्छा इनपुट यूज़ करते हैं तो आउटपुट भी हमें अच्छा मिलेगा। अच्छे सीड्स का यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो ग्रो करेगी, हमारी जो फसल निकलेगी वो भी अच्छी होगी। अच्छा खाद, बीज, मिट्टी, पानी सब यूज़ करेंगे तो कहते हैं ना, अच्छा अगर आप सीड लगाएंगे तो फ्रूट्स वगैरह तभी वहाँ पे अच्छे होते हैं, जब प्रॉपर केयर हो, सब कुछ अच्छा हो। तो इस तरीके से जब काम होता है तो फसल भी अच्छी होती है। नेक्स्ट जो है हमारा आता है एग्रीकल्चर सब्सिडी। सब्सिडी सब लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर लाइन में सब्सिडी गवर्नमेंट बहुत देती है और बल्कि दे रखी है कि बस उनको कोई टैक्सेस नहीं देने, टैक्सेस बस उनके रेवेन्यू पे होते हैं या फिर जो वो लोन लेते हैं उस पे होते हैं, पर वैसे उनका कोई टैक्सेस नहीं होता है। तो एक तो प्राइस सपोर्ट पे होती है सब्सिडी, एक इनपुट होती है और एक टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इंक्लूडिंग फूड सब्सिडी होती है। इस तरीके की कुछ गवर्नमेंट ने सब्सिडी बनाई हुई है, जैसे प्राइस सपोर्ट करने के लिए किसानों का गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि इतने लिमिट तक ही प्राइस इनका रखा जाएगा, इससे नीचे नहीं होगा। जो अब जो सिस्टम बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, इनपुट जो ये इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा कि हमारा इतनी लागत लगी, सब रोज किसी का 2 लाख रुपए लगा किसी किसान का, तो 2 लाख रुपए पे सब्सिडी एक गवर्नमेंट ने बना रखी है कि नहीं लगेगी, या उससे कम में बना रखी है कि नहीं लगेगी। इस तरह से इनको एक फ़ायदा मिलता है। एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बना दिया जाता है इनका कि बच्चों को जैसे होता है ना कि ये फार्मर्स के बच्चों को कुछ बेनिफिट मिलते हैं, एक लाइन बना दी जाती है कि इस नीचे वाले पे आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसे अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जिसमें इनको बेनिफिट मिलता है। अब एक होता है प्रोडक्शन सब्सिडी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे जो भी है वो डिवाइड किया है 2 बोर्ड्स पे कैटेगरीज को। एक होता है प्रोडक्ट स्पेसिफाई सब्सिडी और एक होता है नॉन प्रोडक्ट सब्सिडी। अब प्रोडक्ट वाला क्या होता है वो आप लोग जान लो। प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम एक्सटेंड टू द फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर दिस कैटेगरी। प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सपोर्ट प्राइस तय किए गए हैं बहुत से एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में, कवर्ड एरिया में, जिसमें प्राइस सपोर्ट किया जाता है प्रोग्राम्स को। बहुत से इंडिपेंडेंट प्राइस वहाँ पे तय किए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं जिसमें प्रोडक्ट स्पेसिफाई सब्सिडी का ये फ़ायदा उठाते हैं। अब आता है नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफाई क्या होते हैं। इसमें जो सब्सिडीज होती हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं डिफरेंट इनपुट फैक्टर्स में यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सब्सिडीज ऑन इरिगेशन, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट कम अंडर दिस कैटेगरी। तो उसमें तो एग्रीकल्चर के दूसरे पार्ट में दी गई और इसमें नॉन प्रोडक्ट वाले में क्या आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैंने आपको भी बताया, एग्रोकेमिकल हो गए, सीड्स हो गए, क्रेडिट हो गए। तो इन सब पे भी इनको सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह से ये नॉन प्रोडक्ट कहलाती हैं और वो प्रोडक्ट कहलाती हैं। अब आता है आपका नया टॉपिक एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट में हम अगर बात करें तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, एक्सपोर्ट मोर ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्शन, इस तरह से अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों पे भी सब्सिडी का यूज़ है। जैसे कि it works as a backward linkage in order to motivate farmer for adoption of improved production technology to achieve higher education production and some transportation, also agriculture export earning and free from income tax। अगर कोई भी जैसे
चीज़ें हैं, तो ये फार्मर्स जो हैं वो फ्री रहते हैं इनकम टैक्स से। इनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, बस सिर्फ जो ये लोन वगैरह लेते हैं उस पे ही इनको पे करना होता है। बाकी किसी चीज़ का इनके ऊपर कोई भी वो नहीं है कि आपको ये देना ही देना है, बर्डन नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट आता है बर्डन ऑफ द एग्रीकल्चर सब्सिडी। अब बर्डन के बारे में अगर हम एग्रीकल्चर के में बात करें तो प्राइस सपोर्ट ऑफ इनपुट सब्सिडी हैज़ बीन proved to most effective in instruments in agricultural growth in country। प्राइस जो है वो बहुत सारे सपोर्ट किए जाते हैं इसमें, बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी इंस्ट्रूमेंट में करे जाते हैं जो एग्रीकल्चर ग्रोथ करते हैं कंट्री में। उन सब चीज़ों पर प्राइस जो है वो तय किए जाते हैं हमारे कि किस तरह से कितना प्राइस लेना होगा। दे हैव argued that the increasing burden of subsidy is more important factor responsible for public investment over years in capital information in the agriculture। बहुत साल पहले जैसे इस तरह का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए पब्लिक इंफॉर्मेशन में, तो इस तरह से इस पे वर्क होना शुरू हो गया। जो टोटल सब्सिडी नेशनल लेवल को डिक्रीज किया गया था वो 1.1% किया गया था, जो अब जीडीपी से अब जो निकल के आई है। अब आपका नेक्स्ट आता है इनपुट सब्सिडी एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। इंडियन फार्मर इन जनरल आर रिसोर्सेज पुअर। Most of the cultivating households come under the categories of small and marginal farmers। सब जो रिसोर्सेज हैं हमारे फार्मर्स के वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, बेकार हैं। हर एक को हर चीज़ नहीं उपलब्ध हो पाती। जो रिच होते हैं वो तो सब कुछ सेट कर लेते हैं अपना, पर बहुत से लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो अब जब नहीं होंगे तो कल्टीवेटेड उसमें जाएंगे ये हाउस होल्ड्स में, तो उनको बहुत सी जो है स्मॉल टाइप के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। As such, large section of the cultivation requires an outside assessment of the adoption of the modern crop production technology, which are capital incentive till they reaches to the take off stage। अगर इस तरह से उनका जो होगा तो वो अपनी मेन स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी फायदा नहीं उठा पाएंगे अगर इस तरह से इनके प्रॉब्लम आती रही। The exercise was withdrawn in the next year। This is clear that input subsidy through adoption of the modern crop production technology and better resource allocation has helped in managing higher agriculture production and growth। इस तरह से अगर होगा तो एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा जिसे कहते हैं ना मॉडर्न क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, एक हाई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तो बेटर रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से इन सब चीज़ों की परेशानी आएगी और एक हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, फार्मर्स नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ की परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है जिस पे गवर्नमेंट अब वर्क कर रही है और इन सब चीज़ों की पॉलिसी बन रही है और एक तय किया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर इस तरह से ग्रोथ बढ़ानी है तो। अब आपका मैंने वो यूनिट 13 बताया था, अब आपका यूनिट 14 स्टार्ट हो रहा है। प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स। प्रोक्यूरमेंट होता है वसूली, स्टोरेज जहाँ पे कोई चीज़ को आप स्टोर कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स जो अनाज होता है वो आप उसको कहाँ कहाँ पे बांट सकते हैं। इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा। अगर हम इंट्रोडक्शन में जाएं तो हमें पता है कि जो प्योर procurement of food grains is one of the most important activity of the food policy of the government of India। फूड ग्रेन की वसूली जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इट सर्व्स टू इन पर्पस, ये सर्व किया जाता है दो प्रकार से। वन, प्रोवाइडिंग
farmers, and next is food grains at the below price of the minimum support price. This is the full form of MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है, उस पे ही ये प्रोक्यूरमेंट जो है उस पे ही तय किया जाता है, एक वसूली उस पे ही तय की जाती है कि एक मिनिमम प्राइस क्या रखेंगे, तब गवर्नमेंट खेतों से जो अनाज पड़ा होता है ये उस पे ही उठाती है किसानों से, और उस पे ही फिर इंकरेज करती है फार्मर्स को, इंक्रीज करती है प्रोडक्शन के लिए, इंक्रीज फूड ग्रेन्स production of the food grains. It is also unable to government to build a buffer stock of food grains, which is vital to the food security of our country. The requirement of the target public distribution system are also met from food grains proceed by government agencies for central pool. इस तरह से बहुत बड़े बड़े पूल बनाए जाते हैं जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाए जाते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है बफर स्टॉक फूड ग्रेन्स का इकट्ठा करते हैं, ऐसे गोदाम बड़े बड़े बनाए जाते हैं जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टॉक कर सकें, और एक वाइटल ऑफ द फूड सिक्योरिटी बनाई जाती है कि एक सिक्योरिटी के साथ इनको रखा जा सके बहुत अच्छे से, जहाँ ये चूहे हुए ना जाए और बहुत साफ सफाई हो, बारिश का पानी ना जाए, इस तरह से एक तरीके से अच्छे से इनको रखा जा सकता है। FCI मैंने आपको उस दिन बताया था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये भी जो है स्टोरेज कैपेसिटी बनाती है अपने यहाँ, इनके भी बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, गोदाम होते हैं। तो FCI एंड द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ओपन लार्ज ऑफ द परचेज सेंटर्स थ्रू आउट द स्टेट टू परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये भी बहुत एक लार्ज नंबर में परचेज करती हैं और अपने यहाँ स्टोर करके रखती हैं, फिर ज़रूरत होने पर फिर उसको गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेंटर्स आर सेलेक्टेड इन सच मैनर दैट द फार्मर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मोर देन 10 किलोमीटर्स bring to their produce to the nearest purchase centers in the state। जो गवर्नमेंट ये सब फूड स्टोरेज के जो खोलती है, वो कोशिश ये होती है कि वो 10 किलोमीटर गांव से ही हो, ताकि किसान को ज़्यादा परेशानी का सामना ना उठाना पड़े और वो 10 किलोमीटर तक अपना सामान लाके वहाँ पे स्टोर करके रख दे, ताकि जिसके पास स्टोरेज प्रॉब्लम है वो वहाँ पे अपना रख सकता है। तो ये जो FCI या इस तरह से और भी जो गवर्नमेंट के ये सब काम करती हैं फूड ग्रेन्स को स्टोर करने का, तो वो 10 किलोमीटर्स टू ब्रिंग देयर प्रोसीज, इस तरह से वो काम होता है। अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग, ड्राइंग एंड वेइंग आर मेड ऑन द दिस सेंटर्स। जैसे मैंने आपको बताया, क्लीनिंग होती है, पूरा सूखा होना चाहिए, कहीं कोई गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर जो हमारा ग्रेन्स होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर ये सब वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। बाय द स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड्स, ये जितना भी हमारा स्टेट, सबका अपना अपना स्टेट का होता है, तो जितना भी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट होती है ये सब अपना उसका ध्यान रखती है कि किस तरह से काम किया जाए इस पे, और जो अनाज है वो बचाया जा सके। All the food grains brought the procedure centers and the confirm of the down specification of the government of India proceed by FCI and other state। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या FCI है या इस तरह से जितने हैं, ये सब अपने सेंटर पे जाके या फिर और जो प्राइवेट अपना सेंटर खोल लेते हैं, या कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े जो रिच पर्सन्स होते हैं वो अपना कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो इस तरह से वो अपना वहाँ पे अपना जाती है और अपना वसूली करती है, अपना पैसा वहाँ पे लेती है गवर्नमेंट अपने टैक्सेस के रूप में, और फिर अपनी एक इनकम का सोर्स बनता है। The major quantity of the food grains, wheat, paddy and coarse grains are produced by state processing agencies on the behalf of FCI. The unit deals with the various dimensions of the managing procurement, storage, marketing and distribution of the food grains in India। अगर इस तरह से डायमेंशन बनेंगे एक मैनेजिंग तरीके से, तो स्टोरेज बनेंगे, मार्केटिंग भी फिर होगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर उस फूड ग्रेन्स का इंडिया में अच्छे से हो जाएगा।
नेक्स्ट इज फेयर एवरेज क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर बहुत फेयर टाइप का कुछ लगाकर इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो भी बहुत बेनिफिट होता है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्रीब्यूशन विद द फूड ग्रेन्स। तो और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, पब्लिक और फूड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की जो ये चीज़ें बनती हैं, ये कहाँ कहाँ पे टेक्नोलॉजी इसकी तैयार होती है? मैसूर में। इस तरह से ये वहाँ पर फेयर्स लगाए जाते हैं, क्वालिटी टाइम बनाया जाता है और इस तरह से इनको स्टेट एजेंसीज जो हैं कंफर्म करती हैं और फिर वहाँ पे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनका तय किया जाता है और फिर ये बेचा जाता है बाद में। अब प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, अब फूड ग्रेन्स की वसूली कैसे की जाती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और पब्लिक सेक्टर, इन सब से जब मिलके बातचीत होती है, फिर जो कंज्यूमर मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री देखते हैं, वो सब मिलकर इस तरह से काम शुरू हो जाता है और फिर एक जैसे कहते हैं मेज़, बाजरा और इस तरह से जितनी भी लार्ज स्केल पे मिनिमम सपोर्ट जो है वो फार्मर्स जो है वो सब अपना डायरेक्टली उस पर एमएसपी लगाकर उसमें पता कर रहे हैं। राइस इज ऑल्सो procured by the rice millers under different type of scheme. The state government agencies also procure food grains from the farmers on behalf of FCI. तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो की एजेंसीज होती हैं उसमें जितना भी ये सब वसूली की जाती है फूड ग्रेन्स की फार्मर से, वसूली इन द सेंस पैसे नहीं, जो उनसे अनाज लिया जाता है वो एफसीआई के बिहाफ पे होता है। एफसीआई जो है वो उनसे लेती है और उस पर काम करती है। अब आता है आपका नेक्स्ट इसमें प्रोक्यूरमेंट ऑफ द राइस अंडर लेवी स्कीम। राइस जो है हमारे जो इंडिया की जो है मेन जो फसल है, सबको पता है राइस होती है और वीट होती है। तो बिसाइड्स एक्सटेंडिंग द प्राइस सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स फॉर वीट, rice is also procured under levy scheme the rice millers dealers and price announced। जब प्राइस इसके अनाउंसड होते हैं, राइस मिलर्स के पास राइस जाता है तो वहाँ पे जाके इसकी फिर वसूली तय की जाती है। अब जब मिल में गया, वहाँ पे धान साफ हो रहा है, चावल में निकल की चावल की शक्ल में निकल कर जब चावल बाहर आ रहा है राइस, तो फिर एक अनाउंसमेंट होती है अलग अलग स्टेट की कि किसके यहाँ कितने लेवल पर इसको तय किया गया, इसका पैसा तय किया गया। तो ये दिस परसेंटेज ऑफ फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट खुद तय करती है और स्टेट गवर्नमेंट इसमें कंसल्ट करती है कि इस तरीके से आप इसमें काम कर सकती हैं और एक डोमेस्टिक कंजप्शन बना के इस पे काम किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर द कंजप्शन ऑफ खाद तब भी काम किया जा सकता है और सेंट्रल पूल जो है वो टर्म ऑफ कंडीशन इस पे लागू कर सकती है और इस पे काम कर सकती है। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो जो जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है राइस का गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा वो नॉट स्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। राइस जो प्रोक्योरमेंट होता है वो इंक्रीज्ड होता है एवरी ईयर due to reason paddy crop of the paddy production states like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu was better as a compared to the crop during the year 2004 और 5 में। ये तब तक का एक सर्वे था और एक ये तरीका निकाला गया था कि इस तरह से कंपेयर किया जाएगा हर स्टेट का एक दूसरे से कि किसके यहाँ कितना होगा और किसके यहाँ कितना
मार्केट प्राइस रखा गया और इस कितना उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने उससे लिया। अब प्रिक्योरमेंट ऑफ द वीट, पहले हमने राइस की बात की, अब हम अगर वीट की बात करें तो वीट के हिसाब से अगर देखते हैं तो वीट का भी सेम यही हिसाब होता है कि वीट को भी ऐसे ही वो हर स्टेट में नापा जाता है और जांचा जाता है और उसके बाद उसको पता किया जाता है कि किस तरह से कर सकते हैं। राइस और वीट का सेम एक सही होता है। अब आता है आपका, जैसे मैं अभी यूज कर रही थी एक वर्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मेजर एग्रीकल्चर एकोमोडेशन आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एवरी ईयर ईच ईयर after taking into account of recommendation of the commission agriculture cost and price। एक जब एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाता है कि इस पे ही काम होगा और इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा और इस पे ही जितनी भी फसल है उस पे बेची जाएगी, तो इस तरह से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाता है और इस पे ही काम होता है। कमीशन ऑफ composed of chairman या members, secretary, 2 official members, 3 non-official member, arts represent the farming community. They are usually persons with long field experience and active associated with the farming community। इस तरह से काम कर सकते हैं। Even when they adopt by the best available technology packed and प्रोड्यूस एफिशिएंसी, प्रोड्यूस एफिशिएंसी को इस तरह से लेकर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इसी में ही स्टोरेज प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्टोरेज प्लान क्या होता है? एफसीआई तो एक मेन रोल करता ही है, इसके अलावा और गवर्नमेंट के कौन से प्लान जो हैं वो यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट अपना, इसमें एक तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ही है, स्टोरेज प्लान मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड द कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर बफर एंड ऑपरेशनल स्टॉक of food grains for tagged and public distribution system (PDS) and the general warehouse. The board approach is provide scientific storage capacity and reduce depending upon the capacity under cover। इस तरह से भी अगर जो बोर्ड है वो अप्रोच कर सकती है और अपना स्टोरेज कैपेसिटी बना सकती है और इस पे काम कर सकती है। गवर्नमेंट स्टोरेज एजेंसीज, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्टोरेज एजेंसीज होती हैं जो इस पे अपना वर्क करती हैं? 3 एजेंसीज वर्क करती है पब्लिक सेक्टर में, जो एंगेज रहती है बिल्डिंग लार्ज स्केल स्टोरेज वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, और जो इसमें फूड कॉरपोरेशन, ये इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं इसमें काम करती हैं, जो अपना सारा स्टोरेज बना के चलती हैं। इसके अलावा 17 और स्टेट हैं जिसमें वेयर हाउस कॉरपोरेशन बना के इन्होंने रखे हुए हैं। ओवर ए पीरियड टाइम sizable scientific storage warehousing capacity has been developed by the public sector agencies and they are implementing plans to increase it further। इस तरह से भी बहुत से सेक्टर में एजेंसीज काम कर रही हैं जो इस तरह से प्लान इंक्रीज करती हैं फर्दर, आगे जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे वो अपना काम करती हैं। और ये जो एजेंसीज होती हैं वो क्या क्या वर्क करती हैं, क्या किस में काम करती हैं? वेयर हाउस जो यूज़ करती हैं फूड ग्रेन्स के लिए, इंपॉर्टेंट जो एकोमोडेशन होते हैं फूड ग्रेन्स के जो स्टोर किए जाते हैं एजेंसीज के द्वारा, वो कौन कौन से होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, शुगर, टी, कॉफ़ी, प्रिंटिंग, पेपर, इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्लूडिंग मैटर्स, अलाउज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें रखी जा सकती हैं। अब हमारा पूरा एक टॉपिक आता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे, जिसको हम एफसीआई, अभी हम बहुत बार इसको नाम ले चुके हैं। फूड कॉरपोरेशन के बारे में एक ब्रीफली बात हो चुकी है कि ये क्या इसका रोल रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मिलियन ऑफ टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ सेंट्रल पूल। मिलियंस ऑफ टन्स की कैपेसिटी होती है इसके पास और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ का काम करने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इजी फिजिकल essences in remote and the increases areas. FCI has a network of food storage depot strategy of locate all over India. This depot includes soil godowns and development of FCI called cover and the plinth, wherein the wheat and paddy are stored in paints and suitable material like wooden crafts covered, especially fabric polythene covers. तो इस तरह से इसमें जो है ये अपना काम करता है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है इसकी फूड ग्रेन्स की इंक्लूडिंग सेंट्रल वेयर हाउस कंजप्शन की, स्टेट वेयर हाउस कंजप्शन की, वो 252.96 लाख टन्स होती है, जो अभी का नहीं है सर्वे, 2006 का जो निकाला गया था। अभी करंट कोई ऐसा आया नहीं है, पुराना है। वो इतनी कैपेसिटी इसकी हायर कैपेसिटी है। जो हायर कैपेसिटी है फूड कॉरपोरेशन की वो जो मैंने अभी आपको बताई 252.96 लाख टन्स है फूड कॉरपोरेशन की। अब सेंट्रल वायर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है इसका क्या रोल है? इसका ये रोल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये कैसा कॉरपोरेशन जो ये एक ऐसा सहयोग है, ये कैसे सेंट्रल वेयर हाउस कैसे ये सपोर्ट करता है। तो ये क्या करता है कि ये जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, सर्टन अकोमोडेशन होता है, ये नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई एंड ऑल फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद देयर विद। ये गवर्नमेंट से कनेक्ट होकर ही अपना काम करने लगता है कि किस तरह से प्रॉफिट होना चाहिए, मेकिंग पब्लिक सेक्टर इन पे एंटरप्राइजेज होना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होने चाहिए। इस तरह से ये अपना काम करता है और सब कुछ गवर्नमेंट को बताता हुआ चलता है। इस तरह से ये अपना काम करना शुरू कर देता है। बफर स्टॉक पॉलिसी। बफर स्टॉक पॉलिसी में बफर यानी कि बहुत सारा जिसका स्टॉक होता है पॉलिसी में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका काम देखती है और उसमें अपना काम करती है। बफर स्टॉक में क्या होता है कि सबसे पहले हम कुछ मंथली जो है वो फूड ग्रेन्स को सपोर्ट करते हैं, जो एक टारगेट बनाते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। कुछ जो होता है वो हम अनएक्सपेक्टेड क्रॉप जो होती है हमारी फेल हो जाती है या नेचुरल डिसास्टर हो जाती है। इस तरह से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस पे हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड होती हैं। इस तरह से जो होता है उस पे हम अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। बफर स्टॉक इज द रिवर्स स्टॉक मेंटेनिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट ऑफ फूड सिक्योरिटी राइजिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भी बफर स्टॉक के अकॉर्डिंगली आती है। We can say that buffer stock of reverse stock of food grains maintained by a very important role of ensuring the food security। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। तो ये बफर सिक्योरिटी का भी एक काम कर रही है। स्टॉक पोजीशन इन द सेंट्रल पूल। अब हमारी जो स्टॉक पोजीशन है वो सेंट्रल पूल में क्या है? सेंट्रल पूल मतलब इसमें जो भी सेंट्रल में हमारा जो स्टॉक है या इस तरह से जो भी काम है उसमें हमारा क्या काम होता है। इस तरह से इसमें एक चीज पता करते हैं कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से इसमें एक अपना काम कर सकती है। At present, most of the food grains produced by FCI and the state agencies stored in conventional godowns in bags as well as in the open storage system
known as the cover and the plinth. उसमें एक प्लिंथ में, उसमें एक बैग्स में या एक गोडाउन्स में हम कह सकते हैं कि उसमें एक स्टोर करके अगर हम इसको रखते हैं तो क्या होता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन bags, considerable storage transit losses are caused. Due the covered storage space, paddy are also stored in the open, covered with black polythene covers. The system is known as CAP, cover and plinth system. In traditional godowns and the CAP storage system, food grains are damaged by the high moisture temperatures, stored grain, insect pests, birds and microorganisms, especially storage. अगर हम जैसे बहुत ये जो जितने भी पक्षी होते हैं या इस तरह से भी हम इसको कवर करके स्टोर को रख सकते हैं ताकि हमें आगे इन सब चीज़ों की परेशानियां ना उठानी पड़े और कोई प्रॉब्लम नहीं आए। स्टेट वाइज स्टोरेज कैपेसिटी, अगर हम स्टेट वाइज अगर हम देखते हैं तो क्या होता है स्टेट वाइज में, इसमें जो होता है स्टोरेज कैपेसिटीज हैज बीन क्रिएटेड कीपिंग इन द व्यू ऑफ द procurement of food grains as well as distribution of the food grains under target of public distribution system. It has been found the storage capacity is accepted in Jammu and Kashmir and North Eastern states. इस तरह के बस राज्यों में ये एक्सेप्ट की जाती है, बाकी और कहीं पे भी इनकी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे इनका यूज़ नहीं होता है। अगर कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे फूड ग्रेन्स हैं जो स्टोरेज है कैपेसिटी अवेलेबल है, वो बहुत सारे लेवल पे उन पे काम किया जाता है और उस पर बहुत सारा वर्क किया जाता है। अब फूड ग्रेड मार्केटिंग सिस्टम अगर हम उसकी बात करें तो फूड ग्रेड मार्केटिंग सिस्टम, अगर कोई फूड ग्रेन्स है तो वो मार्केटिंग सिस्टम में भी जाएगा, उस पर भी काम किया जाएगा। डुअल पब्लिक एंड प्राइवेट मार्केट जो है वो फूड ग्रेन्स इन इंडिया में उसका यूज़ किया जाता है, जैसे वीट में है, राइस में है, इस तरह से इसमें यूज़ किया जाता है कि कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं फार्मर्स और किस तरह इसको काम में लिया जा सकता है। ये क्या करते हैं, सेल्फ कंजप्शन करते हैं, मीट देयर अदर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, इस तरह से ये इस पे काम करते हैं और एक इस तरह से सेंट्रल पूल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना के तय करते हैं कि इस तरह से इस पे काम कर सकते हैं और एफसीआई के थ्रू इशू करा लेंगे या स्टेट गवर्नमेंट फॉर मीटिंग द रिक्वायर ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदरवाइज वेलफेयर स्कीम्स, इस तरह से इस पे काम किया जा सकता है। अब आता है ओपन सेल मार्केटिंग स्कीम। ओपन सेल मार्केटिंग स्कीम में सरप्लस फूड ग्रेन्स जो हैं वो sometimes sold in country whenever open sale marketing scheme at the fixed price decided by the government of India in consultation with the FCI. FCI के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब फिक्स प्राइस की स्कीम बनाती है, तय करती है, ओपन सेल मार्केट बनाती है कि इस पे फूड ग्रेन्स जो है वो किस तरह से सोल्ड किए जा सकते हैं, एक सरप्लस बना के उनका तैयार करती है। दिस इज ऑल्सो डन टू सर्टेन प्राइसिंग प्राइजेस टू फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में तब आते हैं, मतलब बाहर बिकने के लिए तब वो जाते हैं, एक उनका जब एक राइजिंग प्राइस उनका तैयार कर लिया जाता है और वो स्टॉक में कितने हैं, बफर है कि नहीं, नॉर्म्स हैं, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, क्योंकि पहले जब हमारे पास स्टॉक अपना हम रखेंगे इंडिया में तभी तो बाहर के लिए हम सोचेंगे, पहले बाहर तो नहीं भेज सकते सारा ग्रेन्स अपना, पहले इंडिया के लिए स्टोरेज कैपेसिटी एक बनाई जाती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, उसके बाद फिर बाहर के बारे में प्राइस जो प्राइसेस हैं ये सब तय किए जाते हैं। अब एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं इसको, एक्सपोर्ट करने के लिए टाइम टू टाइम कंट्री एक्सपोर्ट सम क्वालिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सेंट्रल पूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड द असिस्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। बहुत सारी जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिनसे फ्रेंडली है कंट्रीज से, उनको ही ये सप्लाई दी जाती है।
जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है फूड ग्रेन्स की, उनको ही एक्सपोर्ट किया जाता है क्वांटिटीज को टाइम टू टाइम। एट द टाइम ऑफ सरप्लस इंडिया had also assist wheat and rice to more than 50 countries। इस समय जो हमारा भारत है वो 50 देशों को व्हीट और राइस जो है वो एक्सपोर्ट करता है। मेजर importers of India food grains been बांग्लादेश, इराक, इंडोनेशिया, वियतनाम, यमन, नाइजीरिया, यूएई, पोलैंड, मलेशिया, सऊदी अरबिया, सूडान। ये सब जो देश हैं ये सब इस समय इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। Food grains including basmati rice is also exported private agencies। There is a great demand of Indian basmati rice in a number of countries, USA, UK and Gulf countries। वहाँ पे बासमती राइस की बहुत ह्यूज डिमांड है, जहाँ पे ये जो ये 3 देश आपको अभी बताए हैं मैंने। Due to problem in exporting wheat grain as such as through Pakistan, the wheat is converted into biscuit and sent to Afghanistan। पहले पाकिस्तान को भी जाते थे पर अब जो है वो नहीं जाता है। इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स अब कहाँ कहाँ इम्पोर्ट किया जाता है। स्टॉक ऑफ व्हीट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस लो बफर नॉर्म्स ड्यूरिंग 2005-6 में, अगर हम उसका एक एवरेज जो देखें उस हिसाब से इंक्रीज ट्रेंड्स जो हैं वो ओपन मार्केट में अब आ गए हैं। अब उससे राइजिंग प्राइस तय किए जाते हैं वीट की, स्पेशली इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, वहाँ पे वीट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। फर्दर जो डिसीजंस हैं वो टेक लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और एक स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बना के उसमें इंपोर्ट किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर के देशों को तो जाता ही जाता है, और अगर किसी स्टेट में ज़्यादा है और किसी स्टेट में कम है या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ग्रेन्स को इंपोर्ट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब इसका फूड ग्रेन्स का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर देखें तो व्हीट और राइस जो है वो अलॉटेड होते हैं सेंट्रल फूड टू द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अंडर TDPS, जो मैंने आपको बताया था अभी। तो इसके अकॉर्डिंगली भी ये सब चीज़ें तय हो जाती हैं कि व्हीट और राइस जो है वो किससे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम एवरीवेयर, और कॉम्प्रोमाइज़ेस किए जाते हैं इस हिसाब से कि ये जो है किसको दिए जाएंगे, फूड ग्रेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन BPL को दिए जाएंगे जो 6 मिलियन टन्स हैं। और जो एक और मैंने आपको योजना बनाई थी अनंतय योजना, उस तरह से इस पे ये काम कर सकते हैं और इस पे ये काम करके अपना जो फूड ग्रेन्स है ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये किस तरह से इस पे काम कर सकते हैं और इस पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब एक नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका यूनिट 15 है। रिसर्च कैसे हो सकती है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी हम इसको कैसे ले सकते हैं कि हम इसको ट्रांसफ़र करके इसमें कैसे वर्क कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर हमने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इट्स रूट्स इन टेक्नोलॉजी जनरेशन इन ट्रांसफर टू द फार्मर्स। Technology generation is the sole responsible of the research system which has been generated prevalent to technology benefit to the person of the conduct as well as instant ergo climate। एग्रीकल्चर जो है वो रूट्स होती है डेवलप जो की जाती हैं वो टेक्नोलॉजी की जनरेशन के द्वारा, और ट्रांसफ़र होती हैं ये कैसे होती हैं, फार्मर्स के द्वारा। तो रिसर्चर thus research is based on the ground of the label field problem of the farmers, while extension and transfer of the knowledge cannot be deniable without the sound scientific knowledge base research and extension। तो इस तरह से जो है इसमें ये काम कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रिसर्च एंड नेटवर्क टू द फेजेस दे हैव पास थ्रू सो फार। इस तरह से इस पे भी
काम किया जा सकता है और इस पे ये काम करता है। अब इम्पोर्टेंस इसकी बताई जा रही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्या इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की, रिसर्च की। Agriculture is highly scientific and therefore developing new technology time to time by the research system and higher production in return to the farmers from farming and the vital. The most burning and the bothering problem and that India faced time to time and different types of varieties of different cost, updated package of the part practice, poor knowledge and disease control in crops, water management system and absence of the scientific post harvest technology. We had the import of food grains from foreign countries like USA and got looked down upon these countries. इस तरह से इसका हम पता कर सकते हैं कि ये किस तरह से इसको हम रिसर्च सेंटर और इस तरह से कहाँ पे ले जाके इसमें काम कर सकते हैं। अब आता है इसमें साइलेंट डायमेंशन ऑफ द रिसर्च इन एग्रीकल्चर। साइलेंट जो है इसके कौन से जो रिसर्च सेंटर हैं, सबसे पहले वेरिएंट असिस्टेंट जो डिजीज़ के हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी जो है डेवलपिंग रिसर्च करके डिजीज़ का पता किया जाता है कि किस तरह से इसमें डिजीज़ कौन सी है प्लांट्स में या कैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को दूर किया जाता है। या या बहुत सारे जो रेनफॉल और ड्राई लैंड एरिया है उनका भी इस तरह से ही पता किया जाता है कि कैसे ये रेनफॉल हो रहा है इसमें, ये कैसे ड्राई लैंड हो रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी टिश्यू कल्चर का भी पता किया जाता है कि इसमें किस तरह से क्या क्या काम किया जा सकता है। अब आता है आपका इसमें एक एग्रोनॉमिकल रिसर्च। इसमें तो सबको पता है कि डेप्थ ऑफ सोइंग है, सीड रेट है, सीड टू सीड है, रो टू रो है, इस तरह से प्लांट पॉपुलेशन है, ये तो सब एग्रोनॉमी में आता है जो उसमें रिसर्च किया जाता है। तो ये एग्रोनॉमिक सिस्टम में पता कर रखते हैं। सॉइल साइंस रिसर्च, सॉइल उसकी जो सॉइल है उसके ऊपर रिसर्च जैसी होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी या फिर बायो फर्टिलाइज़र, इस तरह से जितना भी काम है वो सॉइल साइंस रिसर्च के ऊपर काम किया जाता है। अब रिसर्च इन वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट में क्या होगा, अप्लाइंग इरिगेशन में काम कर सकते हैं, मेथड टेक्निक इरिगेशन में काम हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन ड्रेनेज पे काम किया जा सकता है, इस तरह से इस पे काम कर सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन रिसर्च उसमें भी की जाती है, प्लांट प्रोटेक्शन में भी उसमें क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं उस पर ही, डिफरेंट क्रॉप्स पे ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस पर काम किया जा सकता है, या कंट्रोल फंगल बैक्टीरिया वायरल डिसीज़ पे भी काम किया जा सकता है। इस तरह से ये बहुत सारे रिसर्च के सिस्टम होते हैं जिस पे काम किया जा सकता है। जैसे हम वैसे ले लें, डस्टिंग स्प्रेइंग ले लें या सॉयल सीड ट्रीटमेंट ले लें, तो इसके मेथड के ऊपर भी काम किया जा सकता है, बताया जाता है। बायो पेस्टिसाइड के ऊपर बताया जाता है। अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो फार्म इम्प्लेंट्स मशीनरीज, फार्म पावर, वाटर जो सर्वेसेशन है उसके बारे में, इरिगेशन के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई, एग्रो प्रोसेसिंग हो गई, इस तरह से बहुत सी बातें बता सकते हैं। हॉर्टिकल्चर रिसर्च के बारे में देखें तो हॉर्टिकल्चर में तो वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्यूबर क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस हैं, प्लांटेशन है, मेडिसिन प्लांट्स हैं, तो उसकी डेवलपिंग हाई क्वालिटी वैरायटीज़ के ऊपर बात हो सकती है। वेजिटेबल फूड प्रिजर्वेशन हो सकता है, क्वालिटी मेंटेन एंड वैल्यू एडिशंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एनिमल और वेटनरी साइंस के ऊपर बात की जाए तो डिफरेंट एनिमल, कैटल, पेट, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी मेडिसन्स, उनकी माइक्रोबायोलॉजी
और इस तरह से जितने भी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उसके बारे में भी रिसर्च की जा सकती है। डेयरी अगर टेक्नोलॉजी में वेरियस मिल्क प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो भी उसमें एक मेन रोल होता है। मशरूम कल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, तो ये सब रिसर्च के एक पॉइंट बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और इस पे ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, फार्म मैनेजमेंट होता है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी उस पे ही सारी तय होती है। एक्सटेंशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होती है, कम्युनिकेशन मेथड होता है, मीडिया फैक्टर होते हैं, और टेक्नोलॉजी बाय फार्मर्स होती है, या ट्रेनिंग मेथोलॉजी होती है रिलेटेड, इससे भी सब रिलेटेड होता है। फूड और न्यूट्रिशियस फैमिलीज होती है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट होते हैं, क्लोथिंग होता है, टेक्सटाइल्स होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। इस तरह से बहुत सी ऐसे होम साइंस से रिलेटेड भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इस पे किए जाते हैं और होते रहते हैं। रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन एग्रीकल्चर एलाइटेड फील्ड्स। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत इंडिया जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, खोल रखे हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, कोऑर्डिनेटेड स्कीम है, रिसर्च है, नेशनल रिसर्च सेंटर है, तो इस तरह से बहुत वर्क किया जाता है। रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, सेंटर्स ऑफ द एक्सीलेंस होते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम होते हैं जिसे NARS बोलते हैं। तो ये सब इस पे खोले जाते हैं और इस पे काम किया जाता है। इस तरह से ये डेयरी जो होती है, डेयरी साइंस, वेटनरी साइंस, फिशरीज साइंस, शीप, पोर्ट, पोल्ट्री, एग्रीकल्चरल जो है वो इंजीनियरिंग होती है, ट्यूबर क्रॉप्स होती है, टम्बाकू होती है, स्पाइसेस होती है, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, स्पाइसेस होगी, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन सब पे जो है वो इनकी क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर में बात होती है। ड्राई लैंड्स हो गए एग्रीकल्चर के, तो इस तरह से इस पे बातचीत होती रहती है और इस पे काम होता है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिस्टम, इसमें क्या होता है, जितना भी एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी अपने उस पर करती है। यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी फील्ड दे दी जाती है, जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पे उनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे इसको उगाना है या इसमें कैसे एग्रीकल्चर करनी है। वहाँ की जो कॉलेज फैकल्टी होती है वो इन सब चीज़ों में अपना काम करती है, वेटनरी सिखाती है, एनिमल साइंसेज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगी, डेयरी साइंसेज हो गए, फिशरीज होगी, होम साइंस होगी, फॉरेस्ट्री होगी, वेराइटीज़ ऑफ स्टेट टू स्टेट में भी इनका सिखाने का काम होता है। तो यूनिवर्सिटीज हैव आल्सो रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेशंस, centers for recording research in different agro-climatic zones of the state। तो इस पे अपना यूनिवर्सिटीज अपना वर्क करती है। द वर्ल्ड बैंक फाउंडेड जो है प्रोजेक्ट्स आर रोटेट टू यूनिवर्सिटीज थ्रू द ICAR, दस रिसर्च गेट्स से लॉ एंड शेयर इन साउथ सिस्टम। तो इस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में ICAR में तो आप अपना रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर भी जाके अपने प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं और वहाँ पे भी एग्रीकल्चर का रिसर्च किया जा सकता है। बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट प्लान्स या नॉन प्लान्स प्रोजेक्ट हैं जो भी आप इस पे कर सकते हैं और इस पे काम किया जा सकता है। अब आता है रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज। अगर कोई भी रिसर्च की जा रही है तो उसकी एक एक्सटेंशन भी करना ज़रूरी है, उसका प्रचार भी करना, इसकी नॉलेज भी, टेक्नोलॉजी की भी जानना ज़रूरी है, टेकन भी करना चाहिए, यूज़र सिस्टम के द्वारा भी करना चाहिए। तो इस तरह से एक सोशल सिस्टम बना के भी इस पर काम किया जा सकता है। द रिसर्च डन विल द फ्रूटलेस एंड द पब्लिक मनी spent on the research will be waste, like is communication of extending information knowledge by the client group without research base with the highly transparator। तो एक ग्रुप बना के इस पे काम किया जा सकता है। ऐसे तो कोई भी इस पे काम नहीं करेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ
वो आगे आएगा ही नहीं। तो एक ग्रुप बनता है, गांव-गांव जाता है, वहाँ पे इसके बारे में बताता है, तो काम इस पे शुरू हो जाता है। फिर टेक्नोलॉजी जनरेट जो होती है वो रिसर्च सिस्टम पे होती है, जिसको एक्सटेंशन सिस्टम बोलते हैं, और वो लाइन डिपार्टमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इस पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाती है क्लाइंट सिस्टम के द्वारा। फार्मर्स जो होते हैं वो एक्सटेंशन के वो इस पे काम करते हैं, फीडबैक रिसीव करते हैं। फार्मर जो होते हैं वो कम्युनिकेट भी करते हैं इस सिस्टम से, साइंटिस्ट से, और एक हु हैड डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी, जिससे वो एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। द रिसेंट ट्रेंड द टेक्नोलॉजी जनरेट टू बी टेस्टेड farmer situation, refined that light, they encrypted that the farmer infrastructure available and the transfer to the users farming community। इस फार्मिंग कम्युनिटी को लेकर भी इसमें अवेलेबल कर सकते हैं, और बहुत सारे जो है रिसर्च एक्सटेंशन यूज़र लिंक्स हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं, प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नेशनल जो है वो डेमोस्ट्रेशन सिस्टम बना सकते हैं, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट विलेज बना सकते हैं। तो इस तरह इसमें बहुत सा काम किया जा सकता है। इसके अलावा और गवर्नमेंट ने अपने क्या क्या रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, एक हो गया ऑन फार्म टेस्ट, तो आप कर ही सकते हैं कि कहीं भी फार्म पे आप कोई भी टेस्ट प्रोसेस खोलें और उस पर अपना काम शुरू कर दें। फिर एक आप कर सकते हैं उसमें कृषि विज्ञान केंद्र, जो एक हमारा है गवर्नमेंट से ही ऑथोराइज्ड है। कृषि विज्ञान केंद्र में भी एक रिसर्च सेंटर खुले होते हैं। जोनल रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी होती है। इसके अलावा फार्म साइंस मेला होता है, फार्मर्स फेयर होता है, किसान मेला होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो एक्सटेंशन कर जो है वो एजेंसीज के थ्रू पता करते हैं या साइंटिस्ट से मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, फीडबैक देते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, लर्न फॉर ईच अदर। इसके अलावा जो होता है वो रिसर्च जो एजुकेशन जो काउंसलिंग है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को, फार्मर्स को और साइंटिस्ट को। रबी और खरीफ की वर्कशॉप बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं स्टेट के वो ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एक्सटेंशन स्टाफ और फार्मर्स ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो मैनेज एजेंसीज़ हैं वो इसमें कोऑपरेट करती हैं, वो इसमें आगे आती हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ये सब मिलजुल कर करते रहते हैं और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जो कम सिस्टम है वो वैसे हम ले सकते हैं। जैसे अब आपका एक टॉपिक है वेयर वी हैव सक्सीड एंड द वेयर वी हैव ए लॉन्ग बिहाइंड इन द रिसर्च एंड एक्सटेंशन। अब इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिसर्च और एक्सटेंशन में हम किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें हम करने के लिए हमें क्या होता है, lagging behind we need to the given special attention in the research and extension programs। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम तय करते हैं जिसमें ये काम हो सकते हैं। जैसे गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज वाइडनिंग, गैप नहीं होना चाहिए रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में। रेन फीड एरियाज जो है वो एक्सप्लॉइट कर देने चाहिए। मोस्ट ऑफ द मार्जिनल प्रॉब्लम प्लांट जो है वो अनडेवलप्ड होनी चाहिए, मतलब इसमें काम नहीं करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी डेवलप रिसर्च सिस्टम में जो है वो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी में उनको इन्फेक्ट करना चाहिए। इस तरह से बहुत से ऐसे काम हैं जो यूज़ में आए लाए जा सकते हैं और इस पे काम किया जा सकता है, और फार्मर्स जो हैं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और इस पे अपना काम करते हैं। अब आता है आपका एक्सटेंशन सिस्टम। वो जो काम करता है वो क्या काम करता है, एक्सटेंशन से क्या फार्मिंग को क्या बेनिफिट होता है। इन डायनेमिक सिस्टम टेक्नोलॉजी चेंजेस आर फास्टर पेस टू कुड कीप एंड टू make it more effective, efficiency and target oriented। The important areas of improvement are listed। कौन कौन सी जगह पे इसको लिस्टेड किया जा सकता है, एक तो ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी मोड ऑफ द टेक्नोलॉजी अप्लाइड मोड, इस पे काम हो सकता है। ग्रुप अप्रोच टू टीओटी, टीओटी पे काम हो सकता है। एसोसिएशन स्टेक
होल्डर्स इन एक्सटेंशन इस पे काम कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे काम हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल एजेंसीज जो होती हैं उस पे काम करती हैं। तो इस तरह से इस पे बहुत सारे एरियाज पे काम करके एक्सटेंशन को सपोर्ट किया जाता है और इस पे काम करते हैं फार्मर्स। अब आता है आपका रोल ऑफ विलेज इंस्टीट्यूशन एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्सटेंशन। विलेज इंस्टीट्यूशन अगर उनका क्या रोल होता है, अगर वो गांव में खोले जाते हैं और उसके प्रसार प्रचार माध्यम से अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को फ़ायदा अगर कोई उठाना चाहे तो कैसे ले सकता है। उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे सपोज द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विलेज इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत कोऑपरेटिव एंड स्कूल हैव देयर रोल्स इन द main role of the development. Panchayat can provide leadership and the help in getting infrastructure of the resources of mobilization. तो ग्राम पंचायत हो गई, स्कूल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मोटिवेट करती हैं बच्चों को। जस्ट द चिल्ड्रन स्टडिंग इन विलेज स्कूल्स कैन गेट रूरल फार्मिंग ओरिएंटेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड दे कैन इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स what they have learned in the school through on reading the material and the teachers। छोटा बच्चा जब घर जाता है, जो स्कूल से सीख के जाता है, वो अपने पेरेंट्स को बताता ही है। तो जब गांव में छोटी छोटी चीज़ें, खेती और ये सब चीज़ों को बच्चों को लर्न किया सिखाया जाता है तो वो बताते हैं। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में अगर छोटे तौर पे शुरू की जाएंगी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और उस पर वो बच्चे फिर काम करते हैं। जैसे इसके अलावा क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो मीनिंगफुल लिटरेसी उनको देनी चाहिए, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्हें देना चाहिए, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप एक होना चाहिए, वुमेन ग्रेन एंड मनी बैंक्स होने चाहिए, कमोडिटी लीडर्स इन विलेज होनी चाहिए। तो ये एक एक्सटेंशन का एक प्रॉपर वे है जो इस तरह से गांव में अगर चीज़ें जाएंगी और लोग सेलेक्ट होंगे, ट्रेंड होंगे तो एक उनको एक बेनिफिट मिलेगा। और वो क्या होगा, फिर उनकी जो ओपिनियन है वो चेंज होएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, मोटिवेटर्स बढ़ेंगे, एक्सटेंशन वर्कर्स बढ़ेंगे और एक्सटेंशन सिस्टम और फार्मर्स दोनों के बीच में एक कोऑपरेट बनेगा और इसमें अपना डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का और तेज़ी से बढ़ता जाएगा। टाइप्स ऑफ द एक्सटेंशन मेथड। अब एक्सटेंशन मेथड के और क्या टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था, एक इंडिविजुअल कांटेक्ट हो सकता है, कोई पर्सनली जाके एक्सटेंशन के बारे में बताना शुरू कर दे कि फार्म और होम विजिट, कांटेक्ट विद द फार्मर्स बाय द एक्सटेंशन स्टाफ, और personally individual contact method conducting the improvement the technology discussion session in the village meeting groups, अकेले में जाके सब जैसे उसको बता दे, या सिंगल उसमें रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर पब्लिकेशन एग्जीबिशन एंड द मास कॉन्टेक्ट मेथड। तो इस तरह से भी एक शॉर्ट मेथड से एक कवर किया जाता है, एक ऑडियंस कवरेज किया जा सकता है जो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड होता है। फिर एक होता है ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। एक ग्रुप बना के भी अगर हम इसे लेके चलें तो उस पर भी ये काम कर सकता है। जैसे कि इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे स्पोकन या वर्बल मेथड पे हम काम कर सकते हैं, कह या बता के कर सकते हैं। रिटन मोड में जाए, रिटन वर्ड्स के द्वारा भी हम इसे बता सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर में ऐड करवा दी, या वैसे पम्पलेट से गांव वालों को बताना शुरू किया, फार्मर्स को बताना शुरू किया। ऑडियो मेथड से इसको बता सकते हैं, विजुअल मेथड से इसे बता सकते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों बता सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इसको बताया जा सकता है। तो जस्ट कम्युनिकेटिंग वर्ड्स, टॉक, लेक्चर्स, स्पोकन वर्बल मेथड, bulletins, pamphlets, circulate letters, written methods, radio, audio methods, exhibition, posters, chart, wall news, etc. या visual methods।
इस तरह से भी इस पे वर्क किया जा सकता है। टेलीविजन एंड फिल्म इन्वॉल्व बोथ सेंसेस, hearing and seeing are there more audiovisual mass communication, computers, internet, latest media, choice of method guided by the type of intended audience, farmers, एंड क्रिएटिंग मास अवेयरनेस, मास कम्युनिकेशन, मोर एफिशिएंसी। इस तरह से ये बहुत सारी हैं चीज़ें। जैसे कि हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सीइंग एंड बिलीविंग, लर्निंग बाय डन। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि देखो और विश्वास करो, ये सीखो और करो। इस तरह के अगर हम माइंड में लेकर अपनी कोई बात चलते हैं तो बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ द लास्टिंग इफेक्ट, इस तरह से इस पे काम किया जा सकता है। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए अगर फंक्शन का, अगर बेस्ड कैसे कर सकते हैं। अगर हम टेलिंग कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो वो लेक्चर हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, या फॉरम हो सकता है। एक फॉरम बना के हम उसके सामने प्रेजेंट करें कि इस तरह से हमारा आज का मीटिंग है या लेक्चर है। फिर दूसरा मेथड हम क्या ले सकते हैं, शोइंग का ले सकते हैं, जिसमें रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स भी वो देख सकता है, फिल्म्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, एग्जीबिशंस मेथड। इस तरह से हम शोइंग में ले सकते हैं। डूइंग, अब डूइंग में हम किस तरह ले सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, डूइंग परफॉर्मेंस। तो ये डूइंग में हमारा चला जाएगा कि हम इसको डूइंग में कैसे ले सकते हैं। फिर आपका आता है क्लासिफाइड, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं एक लर्निंग प्रोसेस में, कि उसको ये बात आपकी लर्न भी हो जाए, एक्सटेंशन की जो बातें, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, अवेयरनेस द्वारा होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, मास कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू होगा। अवेयरनेस तो उसी के द्वारा ही होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेवल पे हम उसे कैसे लेके जाएंगे, कोई टूर करवाएं, कोई विजिट करवाएं, तभी तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट आएगा। फिर डिज़ायर, थर्ड पॉइंट हमारा, तो लोकल लीडर, सर्कुलर लेटर्स, मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये एक तरीके से काम होगा तो उसमें एक डिज़ायर बढ़ेगा, इच्छा बढ़ेगी काम करने की। एक्शन, एक्शन में क्या होगा, रेगुलर फॉर्म और हाउस विजिट। इस तरह के अगर हम उनको फार्म हाउस या हाउस विजिट कराते रहें तो एक एक्शन के थ्रू काम होने लगेगा। कन्विक्शन, कन्विक्शन में क्या होता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लीडर्स होते हैं, ये उनको कन्वेक्ट करते हैं कि नहीं इस तरह से काम करो। तो ये सब एक्सटेंशन के फॉर्म्स हैं कि एक्सटेंशन में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन, अब उसे सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करेंगे, पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, न्यूज़ स्टोरीज के थ्रू करेंगे, तो इस तरह से उसे सेटिस्फेक्शन किया जा सकता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो रोल एंड फंक्शन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है वो एक इंस्टीट्यूशनल सेंटर होता है जो नीड बेस्ड स्किलिंग ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफ फार्मर्स, फार्म वुमेन एंड फार्म यूथ। ये इस तरह इसको ये कृषि विज्ञान केंद्र का ये एक मेन रोल होता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स होते हैं उनको एक ट्रेनिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम करवाते रहते हैं और उसमें ये अपना वर्क करते रहते हैं। इट इज़ फंडेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड इट इज़ बीइंग रन बाय इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में थ्रू आउट रन कर रहा है। ईच कृषि विज्ञान केंद्र फार्मर्स 20 हेक्टर्स के ये होते हैं। जितने भी ये कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाते हैं 20 हेक्टर्स से कम नहीं होते हैं, ये इतने ही होते हैं। और ये एक जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लर्निंग के खोले जाते हैं। द ट्रेनिंग प्रोग्रामर्स आर ऑन द डिफरेंट एग्रीकल्चर साइंसेस, फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, मशरूम कल्चर, फिशरीज, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड होम साइंस। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें KVK में, कृषि विज्ञान केंद्र में अकॉर्डिंगली में काम की जाती हैं। इसके अलावा जो है वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़र होते हैं, इसमें ट्रेनिंग असिस्टेंट भी रखे जाते हैं। इस तरह से बहुत सारा जो काम है इसमें काम किया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र में। ट्रेनिंग होती है कैंपस में,
टीम्स होती हैं, सिलेक्ट करती हैं, ट्रेनिंग एसोसिएट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो इस तरह से इस पे आप काम कर सकते हैं और इस पे काम किया जाता है। ये कृषि विज्ञान केंद्र का एक मेन रोल होता है। अब आता है यूनिट 16। एग्रीकल्चर लिंकेज विद द सब सिस्टम। जो होता है वो कैसे लिंक होता है सब सिस्टम से, इसमें क्या रोल एग्रीकल्चर के संग करना पड़ता है जो सबसे ये लिंक हो जाए। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होते हैं वो मोर इंक्रीजिंग होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो सस्टेनेबल होते हैं बेसिस ऑन ओवर द वाइड जोग्राफिकल एरिया कॉम्प्लेक्स एंड Baflix task is the complex because a large number of condition of the created or modification of the different people agencies working together necessaries in the work of in agriculture field. Agriculture production technology जो through important they are be combined with other condition and use the intelligence experimental and the containing hard work. Agriculture development in the graphical area depending on how efficiency people agencies। इस तरह से जो ये होती है ये अपना काम करती है। और एक this has been going on the since long, what is the new what that efforts to the specialization agencies in the direction what is needed sustainable agriculture development ओवर ए वाइड जोग्राफिकल एरिया। इस तरह से इसको एक डेवलपमेंट देना पड़ता है और एक बहुत बड़ा एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया इसके पास होता है। जो रिसर्च स्पेशलिस्ट होते हैं वो जो डेवलप करते हैं न्यू वैरायटीज ऑफ डिज़ायरेबल ट्रेड्स ट्राइंग टू डिस्कवर इम्प्रूव प्रैक्टिसेस प्रोवाइड टू न्यू वैरायटीज ऑफ द वैरायटीज। इस तरह से जो प्रोडक्शन होते हैं इंजीनियर्स जो प्रोड्यूस करते हैं इम्प्रूवमेंट करते हैं प्लांट्स पैथोलॉजी जो होती है। और इस तरह से बहुत सी इसमें ऐसी बहुत से ऐसे काम होते हैं जिससे कंट्रोल क्रॉप डिसीज होती है लिटिल एडिशनल एक्सपेंडेशन होते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी होती है इसकी कॉस्ट इफेक्टिव करती है एज वेल एज जो इसमें वर्क करती है। Merchants or businessmen also developing better methods of the handling of the farm production brought to the market and trying to the find of the better and the cheaper ways of the transportation them। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो अडॉप्टिंग करती है न्यू एडिशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स टैक्सेशन प्राइस पॉलिसीज इंकरेज इंडिविजुअल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एंड मेक एडॉप्शन ऑफ द बेटर फार्मिंग प्रैक्टिस एंड द मोर प्रॉफिटेबल। तो इस तरह से इस पे काम करके गवर्नमेंट का एक निकल के आता है कि हाँ इस पे इतना काम हुआ। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल है। इसको बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं इंडस्ट्रियल जो एनालॉजी होती है वो क्या करती है इसमें एक बेटर पोजीशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। और जो फैक्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर की इस पे काम करती हैं सॉइल पे मेजर इनपुट्स पे प्लांट्स पे कि इनका जो वर्क है वो कैसा है जा जाके ऑब्जर्वेशन करती हैं उनका पानी का मॉइस्चर देखती हैं लीव्स देखती हैं नीडेड मिनरल्स देखती हैं सॉइल थ्रू रूट्स होते हैं presence of sunshine and the plants make fruits seeds fiber oil and men can use without processing। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। लाइव स्टॉक इम्पोर्टेंट सेकेंडरी factories of the agriculture they depend on the plants for their food and they eat different plants of the man does not use they may eat plants of certain specification and the cannot use directly and animals of the transpiration plants parts in the meat milk hides wools which can use
and growth or development of plants and animals have gone in the nature since they are the inspection of the plants without human being participation. The plants that grow in the particular area often determine that kind of animals, birds, etc. तो ये जितने भी एरियाज होते हैं ये डिटरमाइन किए जाते हैं कि कितने प्रकार के इसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो फिर उनकी ग्रो कैसे होगी। अगर ज़्यादा है तो प्लांट्स को फिर बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सब फसल को ख़राब कर देते हैं। वी सी camel in desert, fish in ponds, cow and buffaloes in the grassland. Similarly, we have cranes in cold regions of the peacock in the warm plains and the duck in the areas absent water. तो जो जहाँ पे ये सब नीड होती है वहाँ पे इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि वहाँ पर कितना फिश होनी चाहिए। जैसे फिशरीज का भी काम होता है, पोल्ट्री फार्म्स का भी काम होता है, तो इस तरह वहाँ पर इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है और इनकी सोर्स देखी जाती है और फिर काम किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द साइंटिफिक और प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो टू पोल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वन इज डिग्री ऑफ द कंट्रोल एडवाइज्ड एंड द मोस्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर मैन एक्सेप्ट एंड द ग्रो क्रॉप्स ऑफ द नियर एनिमल्स सुटेबल ऑफ द लोकल सॉइल्स क्लाइमेट कंडीशन। इस तरह से इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। साइंटिफिक एग्रीकल्चर मैन apply their scientific knowledge, skill, understanding to exercise greater control over different factors and conditions and affect plant and animal growth and production. They have provided with the irrigation facilities. Specific method depends upon the uh, water and crops requirement, added plants। तो इस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें यूज़ की जाती हैं। पीपल आर एक्चुअली ग्रोइंग हाई वैल्यू लो वैल्यूम क्रॉप्स इन पॉली हाउसेज ऑल ईयर राउंड। तो ऑल ईयर राउंड पॉली हाउस में आप कुछ भी उगा सकते हैं, वैसे ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही वहाँ पे चीज़ें उगाई जा सकती हैं। स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशल कैरेक्टर में क्या जान सकते हैं हम कि इसमें जो भी जितना भी बायो जोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। मॉडर्न मैन कैपेसिटी टू कंट्रोल द ग्रेट मे फैक्टर्स plants and animal growth production and which type of need be taken in the node planning and the large scale agriculture development। तो इस तरह से इसके एग्रीकल्चर में हम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है एग्रीकल्चर वुड वेरी मार्क्ड बाय द प्लेस टू प्लेस। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह अगर हम ये सब करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। टाइमिंग ऑफ द फार्म ऑपरेशन मस्ट बी फिटेड टू द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो अगर वेदर कंडीशन ख़राब है तो भी उसका जो है वो फिट नहीं होता है, फार्मर प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। टाइम और जो क्लाइमेट फैक्टर है ये भी प्रॉब्लम करता है। तो इस तरह से ये सब प्रॉब्लम आने लगती हैं और इससे फिर प्रॉब्लम आते आते फिर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ द फार्मर जो एजेंसीज हैं ये सब सिस्टम जो है वो डील करते हैं और इससे फिर काम शुरू हो जाता है। अब सब सिस्टम लिंक विद द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सब सिस्टम जो है वो कैसे लिंक हो सकते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम से। ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है ये सब जो जितना भी इसका प्रोसीजर है प्रोसेस है ये फार्मर जो है वन फैक्टर है एंड द फार्मर एज द कम्युनिटी कंस्टिट्यूट वन सब सिस्टम। Working alone, they could hardly achieve create all condition sustainable large number of development group for agriculture development. Farmer have to depend a number of the other system agencies, group agencies, which collective type of sustain of development। तो इस टाइप से जो फार्मर है वो एक काम करता है और इस पे अपना जिसे कहते हैं एक पैटर्न टेक्नोलॉजी और एक मोस्ट रिमेन्ड सेम
ईयर एंड ईयर इसमें चेंज होते रहते हैं। एक मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत होती है, एक अदर हैंड की ज़रूरत होती है। इस तरह से टेक्नोलॉजी हो, एफिशिएंसी हो, फार्मिंग हो, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है और इस पे काम चल रहा है। कैसे नॉलेज दें फार्मर्स को, कैसे चेंजेस लाएं। तो kind of communities produce and changes at least in the population response changing in the market demands and costs of production, quality of lands, competence of लेबर पूरे होने चाहिए तभी तो सब काम प्रॉपर होगा। अगर थोड़ा काम हो गया, बीज जल गए, लेबर नहीं है तो ऐसे नहीं होता। फिर सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए लेबर जितने हमें चाहिए। टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स गेट इंस्टेंटली अपग्रेडेड। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। नंबर एंड टाइप ऑफ एजेंसीज, पब्लिक एंड प्राइवेट, they being involved in the agriculture production process and their roles are being adoption good emergency system। तो ये एक तरीका होना चाहिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसके 6 सब सिस्टम होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च में आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में, सॉइल में, वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में, किसी में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। फार्म आउटपुट मैनेजमेंट, फार्म आउटपुट में कोई चीज़ आ रही है बाहर फार्म से निकल के, आउटपुट जो निकल के आ रहा है उसका मैनेजमेंट कैसे देखना है, उसको कैसे मंडियों तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन, लाइट्स रात में है कि नहीं उस एरिया में, कैसे जाएगा, क्या मूल्य निर्धारण होगा, गवर्नमेंट को देना है कि बाहर बेचना है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो हैं फार्म आउटपुट मैनेजमेंट के थ्रू इसमें बताई जाती हैं। अब फार्म इनपुट, आउटपुट इनपुट दोनों कनेक्टेड होते हैं। इनपुट मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है और आउटपुट मैनेजमेंट भी बताया जाता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर का जितना भी एक्सटेंशन है, कैसे ये मीडिया के थ्रू या पॉम्पलेट्स के थ्रू या रेडियो टेलीविज़न कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, और उसकी एजुकेशन भी देना बहुत ज़रूरी होता है। फार्मर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, जितने भी ये पॉलिटिशियंस होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर। इस पे ही काम वो करते हैं और इस पे ही काम करके बता सकते हैं कि कैसे इसमें काम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर रिसर्च में इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसका भी फ़ायदा है एग्रीकल्चर रिसर्च करने का। जब हम किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन को, कोई डेवलपमेंट को, या बहुत से प्रैक्टिस कर सकते हैं मिलियंस ऑफ फार्मर्स। इस तरह से जब कोई काम शुरू होता है तो उसे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में जाके करना पड़ता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मीन्स न्यू सीड्स पैकेज ऑफ प्रैक्टिस includes the breeding of the animals and where the also includes in prices of the communication by the farmers seek the best use of their land, technology and the labor. Agriculture development to proceed, the technology must be constantly changing and get upgrade. And this top changing agriculture become statement. It may be more decline due to increase in the soul family. तो इस तरह से जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, प्रोसीड करनी है, या फिर कोई सोयल फर्टिलिटी है आपको इंक्रीज़ करनी है, वो डैमेज हो रही है, उसके बारे में उसकी डिजीज़ का पता करना है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं और इसमें कैसे काम करके हमें ये सब जानकारी मिल सकती है। ये तो था इनपुट। अब आया वो तो आपका था वैसे आपके उसके फीचर्स थे। अब आया आपका आउटपुट मैनेजमेंट। आउटपुट मैनेजमेंट में क्या होता है, जितनी भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का रिजल्ट जो है वो इंक्रीज आउटपुट फार्म प्रोडक्शन में क्या है, वन ऑफ मोर न्यू हाई वैल्यू क्रॉप्स में क्या निकल के आया, मस्ट बी मार्क फॉर द प्रोड्यूस और प्राइजेस शुड बी
हाई एनफ टू रिपे द फार्मर्स कॉस्ट एंड एफर्ट्स। जो फार्मर ने एफर्ट्स किए हैं उसकी कॉस्ट उतनी निकल के आ रही है कि नहीं, प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, बट अ लिटिल मोर, एक मतलब कुछ बढ़ के आई कि नहीं आई, ये इसका पता किया जाता है। डिमांड फ्रॉम इंक्रीज, जो भी आपने रखा है, जो भी आपकी फसल तैयार हुई तो उसका आपने क्या रखा है, क्या डिमांड की है, क्या इंक्रीज आपका हुआ है, तो ये एक पता करते हैं आउटपुट मैनेजमेंट में। सिस्टम एजेंसीज जो हैं वो कैसे सेल करती हैं, दिस टू सेल द फार्म प्रोड्यूस। जो सिस्टम एजेंसीज होती हैं वो कैसे जाके अपनी सेल करती हैं, कैसे पता करती हैं, और प्राइस जो है वो कैसे मोटिवेट होते हैं फार्मर्स को, इंक्रीज़ कैसे होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो पता की जाती हैं मार्केटिंग सिस्टम में जाकर, और तब सीखा जाता है, और तब इन्हें जो है वो डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ग्रोथ, डिमांड के थ्रू पता किया जाता है और इसमें काम किया जाता है। इस तरह से जो ये डेवलपमेंट मार्केटिंग सिस्टम है न्यू फार्मर्स के लिए, जिसका अपना ओन प्रोडक्शन है, लार्ज सिटी हो गई जैसे अब्रॉड हो गया, या ऐसे बहुत से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, मार्केट इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ हो गई, हार्वेस्ट प्रोसेसिंग स्टोरेज हो गए, सॉर्टिंग हो गए, ब्रीडिंग हो गए। इस तरह से बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंस है जो बहुत सी एफिशिएंसी मार्केट सिस्टम है, या फाइनेंस मैनेजिंग एंटायर मार्केटिंग ऑपरेशंस हैं, या गुड रोड नेटवर्क मीन्स हैं, या चीप ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है और इसको फॉलो किया जाता है और इसका पता होता है। इनपुट, अब वो था आउटपुट था, अब ये इनपुट। अब इनपुट में क्या होता है, जो हम जिन भी चीज़ों को हम आउटपुट कर रहे हैं तो पहले इनपुट करेंगे। इनपुट क्या करते हैं हम, सबसे पहले सीड करते हैं, फर्टिलाइज़र्स करते हैं, प्लांट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, केमिकल्स करते हैं, इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो इंक्रीज़ करते हैं हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट में, ये सब इनपुट्स फीचर्स हैं। तो इन सब चीज़ों से अब हमने क्या करा, इन सब चीज़ों को हमने यूज़ किया किसमें, इनपुट्स ऑल टाइम एंड क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड मे बी अरेंज। अगर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तभी तो क्वांटिटी बढ़ेगी किसी क्रॉप की, और वो बहुत हाई लेवल पे निकल के फिर आएगी बाहर आउटपुट उसका, तभी तो अच्छा आएगा। जब हमारे पास चीज़ें अच्छी होंगी, हम यूज़ अच्छा कर रहे हैं, उसको रेडी टू पे कर रहे हैं, गेट देम कन्वेंशनली। Furtherly, accept a few important inputs and manufactured locally। तो इस तरह से हम अगर लोकल कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो एक अलग से दिखे आता है, या आपने उसको प्रॉपर कितना अपना मेहनत करी, कितना उस पर अपने लेबर की, तो ये एक तरीके से आपका पता चल जाता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ क्या है, कि एग्रीकल्चर इनपुट्स क्या हैं, शुड गेट प्रेफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, ये आपका पता हो जाता है। कि सीड जो होती है, सी इज़ द की इनपुट, and fortunately we took a early step in the established in the national and state seed corporation, later on the permitted on the private players to the play role in the with creation of mechanism and system to the ensure and quality every step, foundation and certificate seeds, there is stationary provision to check and the certification। इस तरह से जो होता है सीड को हम कह सकते हैं एक की इनपुट है। तो इस तरह से ये काम करता रहता है अपना। क्रिटिकल एग्रीकल्चर प्रेफरेंस हो गए, और जैसे आपका थिंक सर्वर टाइम्स हो गए, ट्राइंग हो गए, इस तरह से आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। एग्रीकल्चर में अगर एजुकेशन भी हो और एक्सटेंशन भी हो तो एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए एजुकेशन भी चाहिए और एजुकेशन के लिए एक्सटेंशन भी चाहिए, तो दोनों का एक मेन रोल होता है, दोनों बिल्कुल को जॉइंट होते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। पीपल लर्न फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस, सब लोग ये जानते हैं।
अगर जैसे जैसे जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होता है वो उससे उतना ही सीखता है। दे ऑल्सो लर्न बाई सीइंग अदर डूइंग certain new things and observing their impact. Such informal learning takes one life and अगर आपके पास एजुकेशन है, सच लर्निंग है, तो आप फॉर्मल अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू हैंड प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग एजुकेशन ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसमिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अदर पीपल लिविंग एंड डेड। तो इंसान को बहुत सी चीज़ें सिखाने में एजुकेशन का एक मेन रोल होता है। Besides the school system, formal education, there is another formally informal out of school system education. There is called extension education. स्कूल के में जाकर अब हम कुछ सीखते हैं तो उसे बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन, जो हमें बाहर से मिली है, जो हमें दूसरों के द्वारा प्राप्त हुई है, स्कूल से हो गई या हम कोई किसी आउट ऑफ स्कूल हम गए किसी एजुकेशन जगह पे, एक्सटेंशन एजुकेशन जहाँ पे मिल रही है तो उसे हमने इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद सीखा समझा, फिर उस एजुकेशन को बाद में और लोगों को बताया, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो इस तरह से बहुत सा पता चलता है। तो ये भी एक आपका ख़त्म हो रहा है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सैटरडे। ओ, थैंक यू।